हेलो दोस्तों, कल हमने रीतिकाल शुरू किया था। आज हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को कहा जाता है? रामचंद्रिका को। और यह किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास के द्वारा। अब हम इसके बारे में इसकी डिटेल देख लेते हैं। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के विज्ञाता थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे? केशव के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से थे? रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। ये किसके ग्रंथ थे? केशव दास के। रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। हम इसके बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाला रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 9 रस, कितने रस हैं? 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। क्या क्या इसमें? 9 रस, अलंकार और छंद। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रस्तुति विषयक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरा उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है, रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख मुक्तक काव्य हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? केशव दास। ये हम पिछले क्वेश्चन में इसकी डिटेल देख चुके हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? किस कवि की है? केशव की। ये भी हम इसमें पिछले क्वेश्चन में इसकी डिटेल देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, कौन सा है? रसिक प्रिया। और यह किसके द्वारा लिखा गया? केशव दास के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के लेखक हैं। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? केशव दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता की रचना किसने की है? केशव दास ने। विज्ञान गीता डैश की कृति है? किसकी कृति है? केशव दास की। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका किसकी लिखी हुई है? आचार्य केशव दास की। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि केशव के ग्रंथ कौन कौन से हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान गीता। ये किसके हैं? केशव दास के। भाषाभूषण किसका? जसवंत सिंह का। तो हमारा आंसर क्या होगा? भाषाभूषण। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भाषाभूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। शेष ग्रंथ किसके हैं? केशव दास के। भाषाभूषण चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ है, जिसमें कितने? 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियां दी गई हैं। ये पंक्तियां किसकी है? भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास। यह कथन किस कवि का? किस कवि का है? केशव दास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के बारे में देख लेते हैं एक बार इसकी डिटेल। भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। ये पंक्तियां काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? केशव दास से, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा क्या थी? संस्कृत। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता था। उसी लोक भाषा में केशव दास कविता की रचना करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन पंक्तियों से संबंधित है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिराजाई, कविता बनीता मित। किसकी पंक्तियां? ये केशव दास की।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्हीं पंक्तियों से है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? केशव दास की। भूषण बिनु न बिराजाई कविता बनीता मित, कविता की यह परिभाषा किसकी है? केशव दास की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं पंक्तियों से संबंधित है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित, यह कथन किसका है? केशव दास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से भिखारीदास के? काव्य निर्णय और रस सारांश, ये दो इसके आंसर हैं। इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट बबुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। काव्य निर्णय क्या है? इनका श्रेष्ठ है। भिखारीदास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं कौन सी हैं? रसिक सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदो अरण्य पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतीका, ये इनके क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। अतः इसके ये दो विकल्प सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि भिखारीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। रस सारांश भिखारीदास की रचना है, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये हम तीनों पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो भाषा भूषण किसकी थी? जसवंत की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि कौन है? भिखारीदास। शतरंज शतीका कृति के रचनाकार कौन है? भिखारीदास। इसके बारे में हम डिटेल कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारीदास की रचना कौन सी है? कौन सी है? काव्य निर्णय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम ये सारे कथन देखते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये ठीक है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी ठीक है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, यहाँ पर रीति मुक्त की जगह रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। केशव किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। इसके बारे में देख लेते हैं। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। भूषण किसके आश्रय में रहे थे? शिवाजी के। इनके 76 साल बुंदेल के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और 76 साल दशक, इनके 3 ग्रंथ हैं। इनके 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 76 साल दशक, इनके 3 ग्रंथ हैं। इनके लिखे 6 ग्रंथों में से ये 3 ही मिले हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? कवि भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी थी। किसने लिखी थी? भूषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कवि है? भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? किस काव्य धारा के हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की रचना है, इनमें से कौन सी रचना भूषण की है? 76 साल दशक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथों में किसका विवेचन मिलता है? किसका विवेचन मिलता है? अलंकारों का।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिवराज भूषण भूषण के आचार्यता को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। क्या है ये? एक अलंकार ग्रंथ और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है। अलंकार निरूपण वाले भाग से पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं। फिर कविता, सवैया, छप्पा और दोहे में उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण के 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, अतिशयोक्ति और अभिहुति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है कौन सा? किसका है? कौन से में है? शिवराज भूषण में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा कि शिवराज और छत्रसाल की वीरता के वर्णन की कोई कवियों की झूठी कुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। क्या की है? व्यंजना। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। कहाँ हुआ था? इटावा में। और कब हुआ था? 1538 से में जन्म और 1625 ईस्वी में मृत्यु। रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। प्रथम कवि कौन थे? गंग कवि। यह इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम क्या था? गंगाधर। गंग के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। ये याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि इन्होंने में आगे क्या आया हुआ है? गंग कवि। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी थे। किसके दरबार में रहते थे ये? अकबर के। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपबाजक का शिकार हुए थे। उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। किसको कुचलवाया था? हाथी से। गंग कवि को। और किसने कुचलवाया था? जहांगीर ने। भिखारीदास जी ने इनके विषय में कहा है कि ये तुलसी गंग दोऊ बहे सु कवि में सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसी गंग दोऊ बहे सु कविन के सरदार। ये पंक्तियां किसकी हैं? किस रचनाकार की हैं? भिखारी दास की। और किसके बारे में कही गई हैं? गंग कवि के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन नचाए कहूँ मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। क्या है ये? होली विषयक सवैया। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? मोहनलाल भट्ट। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कवि राज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के 7 वर्ष कहाँ पर बिताए? गंगा तट पर। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। गंगा लहरी का रची थी गंगा तट के किनारे। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नैन नचाई कहूँ मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन हो रही है। किसकी है? पद्माकर की। गंगा लहरी किसकी रचना है? किसकी रचना है? पद्माकर की। और कहाँ पर लिखी थी ये इन्होंने? अपने अंतिम समय में गंगा तट पर। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही विरुदावली, कली पच्चीसी आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। मौलिक ग्रंथों में पद्मावरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर कवि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्मावरण। पद्मावरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ है। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नव रस विवेचन किया गया है। पद्मावरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई थी। किसकी आज्ञा से हुई थी? जगत सिंह के। किसकी रचना हुई थी? जगत विनोद की। काव्य रसायन किसकी रचना है? किसकी रचना है? देव की। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के गोसिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों और रईसों के आश्रय में ये रहे थे। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? आजम शाह, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती, इयोडिया खेरा के राजा उदौत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र, सुजानमणि पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिक और प्रेम दर्शन। ये याद रखनी काफ़ी आसान है क्योंकि इनमें काफ़ी रचनाओं में क्या आया हुआ है? 25। और यह किसकी रचना? 25 वाली देव की। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्णा लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथ की रचना की है। कि इनकी रचना किसने की है? सोमनाथ ने। देव कवि किस जिले के थे? किस जिले के थे? इटावा जिले के। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति विलास के रचयिता कवि कौन है? देव। कौन है? देव कवि। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? देव कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। क्या है रीतिबद्ध देव कवि? रसवादी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मोतीराम, गणानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी की हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं? देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी। बूली कहत नव नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये पंक्तियां किसकी हैं? देव कवि की। बूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये पंक्तियां किसकी हैं आचार्य? देव की। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पाद ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मर्द बरे सवत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, चिही चितवत इकबार। ये पंक्तियां किसकी हैं? रसलीन कवि की। दोहा रसलीन कवि का। किंतु ब्रह्मवंश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा भी मान लेते हैं। रसलीन रीति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। रसलीन का जन्म कब हुआ? 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में। काम हुआ था बिलग्राम में। इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। उस युग की प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं कि मीर गुलाम नबी हुतऊ सकल गुणन को दाम,
बहुरी दरियो रसलीन निज कविताई को नाम, ये किसने कही है? मोहम्मद ने। किसके बारे में? रसलीन कवि के बारे में। मतीराम की भाषा क्या थी? साहित्यिक ब्रज भाषा। मतीराम के बारे में देख लेते हैं। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में हुआ। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही है। मतीराम की भाषा क्या थी? साहित्यिक ब्रज भाषा। रीतिमुक्त काव्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।